हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम हिंदी से 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पूरे बुक और आपका ग्रामर से कितना 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं, और सभी एक एक प्रश्न को इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझते हुए चलिए। सबसे पहला प्रश्न है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी थी वो कब हुई थी, और ये कहाँ से लिया गया? तो ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के जो पूरे जो परिवार थे, इनके माता पिता भी ने, चाचा चाची सभी जो सभी क्रांतिकारी थे, यानी सभी देश के लिए मर मिटने वाले थे। भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई, यानी जो भगत सिंह के जो पिताजी थे वो भी अनेकों बार जेल गए थे, और भगत सिंह भी बहुत बार जेल जा चुके थे, क्योंकि जो अगर सही में काम को करता है तो वह जेल तो उनको जाना ही पड़ता है। तो ये आपको यार गांधी जी भी गए थे, इसलिए ये अक्टूबर 1924 में जो था वह भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। पहली गिरफ्तारी एक बार है, आपको तो याद रहे, पहली गिरफ्तारी हुई थी कब? 1926 में। और बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर राधा कृष्णन ने? चंपारण में ये कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले बात करें तो ये ओ सदा नीरा से लिया गया है आपका। ये ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा से अब लिया गया है, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी इसको लिखे होते हैं। और ये क्या होता है, इसमें गांधी जी के चंपारण के बारे में बात किया होता है। जो चंपारण में जो भितिहरवा, बरहरवा, इसमें जो गांव होता है, इसमें जो विद्यालय स्थापित, तो इसके बारे में बात किया होता है। और गंडक नदी के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं इसमें की होती है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने चर्चा की है बापू की, यानी कि गांधी जी की। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर आइए फटाफट से। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से देखिए कि घास में दुब का आकाश, घास में दुब का आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, शमशेर बहादुर सिंह की? अशोक वाजपेयी ने हार जीत को लिखा है, जो आपका कविता है आपका। जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल, जयशंकर प्रसाद ने कौन से चैप्टर को लिखा था? ये तुमुल कोलाहल कलम है, नहीं तुमुल कोलाहल कलम है, इसको गजानन माघो मुक्ति बोध लिखे हुए हैं। और ये जयशंकर प्रसाद पता नहीं कौन से चैप्टर लिखे हुए, और सुभद्रा कुमारी चौहान ये लिखे हुए है आपका ये पुत्र वियोग को। और ये शमशेर बहादुर सिंह जो है ये लिखे हुए आपको 59 चैप्टर को। ये जो आपका जयशंकर प्रसाद जो लिखे हुए हैं ये अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें है कि घास है दुब का आकाश किसकी रचना है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये किसकी हो जाएगा? ये आपका अशोक वाजपेयी की रचना है, अशोक वाजपेयी की। घास में दुब का आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर की, आपे से बाहर हो जाना का मुहावरे क्या अर्थ होता है? आपे से बाहर हो जाना, अपने आप से आपे जो होता है उसका बाहर हो जाना, इस मुहावरे क्या अर्थ होता है? घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, या फिर बहुत क्रोधित होना, या व्यर्थ की बातें करना? आपे से बाहर हो जाना, इसका जो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा कोई क्रोधित हो चुका है, यानी कहता अपने आपे से ही बाहर हो गया है, यानी आप कहते नहीं आपा खो देंगे, वही आपा से बाहर हो गया है। ये देखिए 7 नंबर प्रश्न की, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? स्तब्ध रहना, चोट लगना, हताश होना, या फिर इनमें से कोई नहीं? काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। काठ मारना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका स्तब्ध करना। क्या होता है? स्तब्ध करना। ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। इस प्रकार से अगर सवाल रहेगा तब तो एग्जाम में उड़ा दीजिएगा सभी सवाल को। देखिए 8 नंबर प्रश्न की, अंधे की लकड़ी, इसका मुहावरे क्या अर्थ होता है? कि मुहावरा से भी जो प्रश्न होता है ये अभी लगभग ये 5 नंबर का तो पूछे ही जाते हैं। और आपका 5 नंबर का और आते हैं पर्यायवाची शब्द से, और आपका 5 नंबर एक भी आते हैं आपको पर्यायवाची शब्द, और एक होता है विपरीतार्थक शब्द। ये सभी जो शब्द होते हैं ये सब प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना इसको प्रैक्टिस करके आप चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका कोई परिभाषा नहीं होता, कुछ नियम नहीं होता, जितना आप पढ़ेंगे उसको उतना ही आपको मिलता जाएगा। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना, या फिर कमजोर होना? अंधे की लकड़ी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसका एकमात्र सहारा है। जैसे होता है ना, ये तब प्रयोग किया जाता है जैसे उसका तो एकमात्र सहारा है, उसका तो एक ही बेटा है, उसका अंधे की वही लाठी है, और बेचारा जब बड़ा वो भी समझ लीजिए कि वो भी निकल गया, वो भी शादी उदी हो गया, बस समझ वो भी निकल जाता है। कौन सेवा करता है? तो कोई यही पछताई हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही प्रथा हो चुका है, यानी कि कोई इसका अंधे की लाठी, यानी कि उसको कोई एक बेटा समझेगा वो भी कुछ काम का कोई काम का रहता ही नहीं है। अब देखिए ये आपका
19 नंबर फिर भी लिख रहे हैं कि कितना भी कहता है ना कि कितना भी निकल जाए फिर भी माँ उसके बेटे के लिए सोचती रहती है। वैसे ही ये अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ होता है? अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना यानी जो खुद अपने जो पैर उसमें कुल्हाड़ी मारेगा। सब इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब पाँव को क्या है कि घावरा कर देना, जानबूझ के अपना नुकसान करना, या कुल्हाड़ी से पैर काटना, या पैर काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करना। तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है बी वाला ऑप्शन है, जानबूझकर अपना नुकसान करना। यही आपका होता है, क्या होता है? जानबूझकर अपना नुकसान करना। आपका बी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़िए अगला प्रश्न पर देखते हैं। चलिए आगे 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 जाइए। 10 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि घुटना टेकना का क्या अर्थ है? यानी घुटना, अपने दोनों घुटना को टेक देना, यानी कि घुटना टेकना जाहिर सी बात है, वो हार मान लिया, घुटना टेक दिया, तो ये क्या हो जाएगा? घुटना टेकना का मतलब हो जाएगा हार मानना। तो मुहावरा और पढ़ेंगे तो बहुत मजा भी आता है। ये सवाल पूछ आपको तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि सवाल ही पूछा था, अभी इतने इंटरेस्टिंग चीज़ों को आपको ये सवाल एग्जाम में पूछ रहा है, तो आपको ये तो छोड़ना नहीं चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, एक और जबरदस्त तरीके से शेयर भी करते रहिए। बहुत ही धमाकेदार क्लास चला है पूरा। आपको हिंदी आपको 100 PBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं कि अकल पर पत्थर पड़ना का क्या अर्थ होता है? पत्थर से मारना, अकल से मारना, अक्ल से मार खाना, या बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का क्या अर्थ होता है बताइए? अक्ल पर पत्थर पड़ गया है यानी कि उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कहता नहीं कि तुम्हारे अक्ल पर ही पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ सोचता ही नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं। यानी जो आपको माँ बाप बोले होंगे आपको, तो ये बुद्धि भ्रष्ट होना इसका मतलब होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन भी लगा दिए हुए, डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में साकार का विलोम है। साकार का विलोम क्या होता है? निराकार, कुआकार, बेकार, या फिर अतिकार। साकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा ऊपर निराकार। साकार निराकार, ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में भी आपका देख सकते हैं यही दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आइए कि अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है चलिए इसको देखते हैं। कृष्ण का विलोम शब्द है। कृष्ण का विलोम, जो आप देखते हो कृष्णा जी, इसको अगर बहुत सारे जो प्रवाची शब्द के बाद जो भी इनका नाम होता है, वंशीधर हो गया, वासुदेव हो गया, क्या बहुत सारे कमल नयन हो गया, बहुत सारे इनका नाम होते हैं। तो जैसे आपका देवकी नंदन हो गया, बहुत सारे नाम होते हैं, इनको प्रवाची शब्द होता है, अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें जो है कृष्ण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण का काला हो जाएगा, यानी इसको गौर का होता है। गौर का होता है काला। क्या होता है? कोई गौरा है तो उसको गौर का जो होता है वो काला हो जाता है, सफेद भी नहीं होगा। आपका उजाला, सफेद, काला, यानी शुक्ल होगा। कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब जाके देखिए 14 नंबर प्रश्न को। संध्या का विलोम है क्या है? संध्या का विलोम क्या होता है? सब संध्या का विलोम सभी लोग जानते होंगे भैया। प्रातः होगा, प्रात होगा, निशा होगा। निशा देखिए, निशा को बात करें तो ये रात को बुलाता है निशा। रात्रि जो होता है रात्रि, इसको ही हम बोला जाता है निशा। आपका ये अब रात्रि हो जाए। संध्या का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा आपका प्रातः, यानी प्रातः यानी सुबह, सुबह शाम। यानी जो आपका सुबह का उल्टा पूछे, अगर सुबह का उल्टा पूछे तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये शाम होता है, उसी प्रकार से ये प्रातः होता है, और आपका ये क्या होता है? प्रातः, और ये संध्या। चलिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं कि 15 नंबर जो प्रश्न है, शुष्क का विलोम। शुष्क का विलोम है क्या हो जाएगा? शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, पूर्वा हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, या कोई नहीं। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए कोई शुष्क है यानी कि उसके बाद क्या है, कोई आर्द्र है यानी कोई शुष्क, कोई बहुत तेज है, कोई थोड़ा मध्यम है, इस प्रकार से आप समझिए। आइए अब अगला प्रश्न 16 नंबर की। खरा का विलोम है। खरा, खरा का विलोम क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा, परा हो जाएगा, आपका लेटा हो जाएगा, बैठा हो जाएगा। खरा का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? खरा का जो विलोम होता है ये आपका खोटा होता है। खरा का विलोम खोटा, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिए 17वां प्रश्न, अल्प आयु शब्द का विलोम है। अल्प आयु शब्द का विलोम, देखिए कोई होता है अल्प यानी छोटा आयु, और एक होता है दीर्घ आयु। तो अल्प आयु और शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प आयु का तो हो जाएगा आपका क्षण भंगुर, आपका दीर्घ आयु, क्षीण आयु, या छोटी आयु। अल्प आयु का शब्द का विलोम क्या होता है? अल्प आयु जो होता है उसका होता है आपका दीर्घ आयु। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए इसको दीर्घ आयु, बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है। अल्पायु, दीर्घायु, ये सब आपको सुनते सुनते इसको याद हो जाएगा। याद करेंगे इसको, क्या याद किया जाए? सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। ये देखिए 18वां प्रश्न की मुख्य का विलोम है। इसका ये देखिए कि मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, या फिर गौण हो जाएगा। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा?
तो मुख्य का अगर विलोम की बात करें, मुख्य का विलोम होता है गौण। मुख्य का विलोम गौण हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। तो चलिए आते हैं अब अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। स्वदेश का विलोम क्या हो जाएगा? स्वदेश, प्रदेश, विदेश, यही सब। स्वदेश का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदेश हो जाएगा, अपना देश हो जाएगा, देशीय हो जाएगा, प्रदेश हो जाएगा। स्वदेश का क्या हो जाएगा विलोम? तो स्वदेश का आपका हो जाता है प्रदेश। स्वदेश प्रदेश आपका हो जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 20 नंबर जो प्रश्न था, उन्नति का विलोम है। उन्नति क्या होता है? उन्नति, क्या पर जो कोई अगर उन्नति कर रहा है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति हो जाएगा, प्रगति होगा, चाल हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, ऊपर हो जाता है उन्नति अवनति। उन्नति अवनति, आप याद कर, सुनते सुनते आपको याद होगा। सी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर की, अंत का विलोम है। क्या है इसमें? अंत। अंत का विलोम क्या हो जाएगा? यानी कोई प्रारंभ हो रहा है, कोई अंत हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जो आदि अंत, इसको आदि बोलते हैं। आदि यानी हुए प्रारंभ होना और अंत होना, आदि अंत। आदि अंत। एक होता है आपको शुरुआत, एक होता है आपका शुरुआत, एक होता है शुरुआत, एक होता है समाप्त। ये सब जो होता है ये सब ये हम विलोम शब्द है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अब अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है ये आपका 23वां प्रश्न जो है कि बालकृष्ण वर्ग की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण वर्ग की जो रचना है बातचीत जो है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। देखिए बुक और ग्रामर दोनों से आपका, ये आपका बुक आपका ग्रामर दोनों से आपका क्वेश्चन देते हैं, ताकि एग्जाम में भी इसी लेवल का क्वेश्चन आता है आपका। बुक से भी आता है, ग्रामर से भी आता है। तो बालकृष्ण वर्ग की रचना बातचीत क्या है? तो जो बातचीत है ये क्या है? तो ये आपका ललित निबंध है। निबंध में भी बहुत प्रकार होते हैं। ललित निबंध कोई एकांकी होता है, कोई निबंध होता है, कोई ड्रामा होता है, इस प्रकार से। तो ये ललित निबंध है। और आपको सभी चैप्टर को बता ही देते हैं। जो आपका दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, उसने कहा था, वो आपका एक कहानी है, एक कहानी है। और तीसरा जो आपका चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जो संपूर्ण क्रांति है, वो एक प्रकार भाषण है। और आपका जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, वो चैप्टर जिसका नाम है क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है वो भी आपका एक निबंध ही है। और ये पांचवा जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर जिसका नाम है रोज, इसका जो रोज चैप्टर नाम है, जो इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था गैगरीन, वो क्या है? तो वो आपका एक कहानी है। क्या है? वो आपका कहानी है। और आपका जो 6 नंबर जो चैप्टर है क्या है? पर जो 6 नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसको भगत सिंह लिखे हुए हैं, तो वो तो अब साफ साफ पता चलता है कि वो एक लेख है और एक जो है वो पत्र है। और जो 7वां जो चैप्टर होता है, 7वां चैप्टर जिसका नाम क्या है? ओ सदा नीरा, वो क्या है? तो ओ सदा नीरा वो एक प्रकार का भी वह निबंध ही है। तो इसी प्रकार से सभी जो है कुछ ना कुछ है वो हम बताए हुए हैं। तो अभी कुछ बता दिए जानकारी के लिए, आप इतना ही काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन आएगा तो अभी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब देखिए कि क्या है इसमें कि 25वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या है? देखिए माता पिता का नाम जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। जयप्रकाश नारायण के माता पिता क्या नाम होता है? फूलरानी एवं हर्षुदयाल, मनरूप देवी और रवि सिंह। देखिए ये जो है मनरूप देवी और हर्षि, ये किनका माता पिता का नाम था? ये था आपका राम दिनकर जी का, जिनको हम शॉर्ट में दिनकर जी बोलते हैं। इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और ये हमारे क्या है? तो ये हमारे राष्ट्र कवि भी है। ये हमारे राष्ट्र कवि है, ये सब एग्जाम में आएगा इसलिए हम बता रहे हैं। पर ये क्या है? राष्ट्र कवि है। और एक कौन से चैप्टर लिखे हुए? तो लिखे हुए अर्धनारीश्वर को, अर्धनारीश्वर को ये क्या है? लिखे हुए हैं। ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारी इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इससे आपको क्लियर हो जाता है। और ये अर्धनारीश्वर में शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप दिखाया गया है कि नर और नारी में समानता बताया गया है। तो इसमें जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? तो ये मनरूप देवी, ये सब तो आपका दिनकर जी का हो जाएगा। ये तो आपका दिनकर जी का हो जाता है, ये तो होगा नहीं। विद्यावती और सरदार किशन सिंह, देखिए अभी भी हमको पूरा याद हो, आपको पूरा बता सकते हैं। ये आपका है भगत सिंह जी का। ये आपका भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या है? विद्यावती और सरदार किशन सिंह। पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट, ये किनका है? ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी का, बालकृष्ण भट्ट जी का ये है। तो आप समझ सकते, बचिए आपका एक ही फूलरानी और हर्षुदयाल, यही आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का। ये आपका नारायण जी का हो जाएगा। यानी पूरा आपको बता दिए, पूरा आपको सभी को बता दिया। इसी प्रकार सबको एक्सप्लेन करते हैं, पे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलती से भी नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा बुक का आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे, समझ गए तो बढ़िया, आगे क्यों रुकना है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण के लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे जब वे जयप्रकाश नारायण जो पढ़ने के लिए कहा गए थे? तो वे अमेरिका गए थे। कहा गए थे पूरा आपको बता ही देते हैं। पढ़ने के लिए वो अमेरिका गए थे।
और वह किन से सीखे थे? जो गुलामी जो देश है वहाँ के जो राजनीति से अलग रखते जो लोग होते हैं वे लेनिन से बहुत कुछ सीखे थे। कैसे? लेनिन से सीखे थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ये सब का हिस्ट्री में भी था और इसमें हिंदी में भी है। 1924 में कहा था लेनिन की मृत्यु, तो 1924 में ही 1924 में ही आपको बता देते हैं 1924 में जो ये जेपी थे, जेपी ये मार्क्सवादी बने थे। ये क्या हुआ था? ये मार्क्सवादी बने थे। और इसमें क्या होता है, ये जो आपका संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है। ये भी आपको बता देते हैं। इसमें भाषण जब दे रहे होते हैं तो सुनने के लिए बहुत लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े सभी आ रहे होते हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है। और उसमें क्या होता है, पुलिस वाले जो होते हैं उसको मार रहे, पीट रहे उसको, अरे नहीं जाना है तुमको, क्यों? जो इसमें और एक भाषण में अपने अपने सबसे पहले बात करते हैं कि वे किस तरह से पढ़े, कितने वो कठिनाइयाँ झेले। वह अब अमेरिका में गए हुए थे, तो ऐसा नहीं था वो अमीर घर से थे, वो भी क्या थे, वो गरीब घर से थे। जो जेपी थे, जो जयप्रकाश नारायण थे, वो गरीब घर से थे, वैसे ही जैसे आप लोग होंगे। और क्या हुआ था कि वो गरीब घर से थे तो उनको उतना पैसा नहीं था कि वो आगे पढ़ सके। फिर वो पढ़ने की इच्छा था तो वो अमेरिका में गए। वहाँ पे क्या बर्तन धोए, वेटर का काम किए, जूता साफ किए, टॉयलेट साफ किए, क्या नहीं किए, सब कुछ किए। जो नहीं करना चाहिए वो भी किया और इस तरह से वो पढ़ाई किए। और जब वो वापस लौट कर आए घर तो फिर लोग क्या करते हैं कि अमेरिका का दलाल आ गया, ये आ गया, वहाँ से ऐसा बन के गया था। यानी कोई मानना नहीं, यही आपका होता है। यानी कुछ भी आप करेंगे वो आपको नहीं देखेगा, आप कितना मेहनत करो वो नहीं देखेगा, सिर्फ आपको सफलता देखेगा क्या हुआ ऐसा है। जब प्रश्न के लोग क्या करने लगे थे तो वह कहने लगे थे आपका, ये जब बहुत सारे जो लोगों का पक्ष रखने लगे थे कि सबका बातचीत करने लगे थे तो उसको हम लोग क्या लोकनायक कहते हैं, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम एक और आता है, बचपन का नाम क्या था? बाउल। बचपन का नाम है बाउल। किनका बचपन नाम? जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम बाउल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न पर आइए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 27वां प्रश्न देखिए कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर लोकमान्य तिलक ने? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है यह लिखे हुए है आपका जयप्रकाश नारायण जी, यानी इसको हम जेपी भी बोलते हैं, ये लिखे हुए हैं। लोकनायक भी इनको बोलते हैं, बाउल भी इन्हीं का नाम है। तो ये सभी जो है आपको याद करके रखना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न आइए, अब है 28वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? और ये इकलौते हैं जो कि बिहार के हैं। कहाँ के हैं? ये बिहार के, और बिहार में कहा सिमरिया बेगूसराय के हैं। तो ये भी याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। कितना? 23 सितंबर 1908 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ये सही है या गलत। सही, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़िए, आ जाइए अब अगला प्रश्न पर देखिए। अगला जो प्रश्न है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अर्धनारीश्वर पर, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृत के 4 अध्याय या फिर दिनकर की डायरी? दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था आपका संस्कृति के 4 अध्याय। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए, 30वां प्रश्न, अज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञा जी का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? तो कब हुआ और कब हुआ बात हुआ था? 1911 में जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। और कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश? नहीं, ये नहीं होगा। सिमरिया बेगूसराय बिहार? ये तो दिनकर जी का है। क्या है? ये तो आपका दिनकर जी का है। और ये लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो ये तो होगा नहीं। कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और बहुत सारे देखेंगे आपका पूरा बुक है, आपका ये पूरे बुक है, इसमें से बहुत सारे लेखक देखेंगे तो वो कहाँ के हैं? तो वे उत्तर प्रदेश के हैं। ज़्यादा लेखक उत्तर प्रदेश के ही है। तो इसलिए हम इसका जो है एक ट्रिक भी बनाए हुए उत्तर प्रदेश के सभी लेखक को याद करने का ट्रिक, वो आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा कि कौन से लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, याद करने की ट्रिक बाय CNG क्लासेस। सबका हमारा वीडियो जो हुआ वो ट्रिक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और बढ़िए चलिए अगला प्रश्न बढ़ाते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न की सुंदर का प्रयासी शब्द है। देखिए सुंदर का प्रयासी शब्द क्या हो जाएगा? सुरभि हो जाएगा, तरु हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा या फिर कुंदन हो जाएगा? सुंदर है यानी सुरभि, सुंदर सुरभि हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मनोहर यानी उसको मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। पत्थर का प्रयासी शब्द क्या हो जाएगा? पत्थर का प्रयासी शब्द क्या हो जाएगा? पाषाण हो जाएगा, ढेला हो जाएगा, चिक्का हो जाएगा या फिर कंकर हो जाएगा? तो आप जानते हो कि कंकर पत्थर ये सब जो होता है, लेकिन ये पाषाण इसमें दिया हुआ तो इसलिए पाषाण ही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बढ़ाते हैं। चलिए अब आ जाइए, आपका अगला प्रश्न 33 नंबर, इसमें है कि राजा का पर्यायवाची शब्द है। क्या है इसमें? राजा का पर्यायवाची शब्द है। क्या हो जाएगा? राजा का पर्यायवाची शब्द निरीप हो जाएगा, भूप हो जाएगा, नृपति हो जाएगा, या फिर सभी हो जाएगा। राजा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका इसमें से सभी हो जाएगा, नृप हो जाएगा, भूप भी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, 34 नंबर है। अपमान का पर्यायवाची शब्द है अपमान। इसका जो होता है अपमान का, अगर उल्टा शब्द की बात करें, विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो अपमान समान होता है, ये तो आप जानते होंगे। अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अपमान का पर्यायवाची शब्द यानी उपेक्षा भी हो जाएगा, अनादर भी हो जाएगा, अवज्ञा भी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि मित्र का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची है, मीत हो जाएगा इसमें, सहचर हो जाएगा, साथी हो जाएगा, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। मित्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी। मित्र का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न जो है कि हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा, देखिए हवा जो आपका एयर होता है, हवा का पर्यायवाची शब्द यानी पर्यायवाची शब्द कहे तो दूसरा नाम, पर्यायवाची शब्द यानी कि दूसरा नाम, पर्यायवाची शब्द यानी कि दूसरा नाम इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हवा का पवन हो जाएगा, समीर हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी होता है, हवा का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न कितना नंबर? अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37वां प्रश्न देखिए क्या कहा कि किस पाठ की युक्ति है? किस पाठ की युक्ति है? वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आया तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोग के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो ये जो आपका जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अर्धनारीश्वर से। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बातचीत से, इसमें तो बातचीत करने की कला के बारे में बताया जाता है। औषधनिया से, इसमें तो नदी के बारे में चर्चा किया गया है। अर्धनारीश्वर इसमें तो नारी के बारे में चर्चा किया है। तो सिपाही की माँ हो जाएगा, सिपाही की माँ बिल्कुल भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिपाही की माँ हो जाएगा, सिपाही की माँ, यानी इसमें जो होता है एक मानक होता है, मुन्नी होता है, तो उससे पहले जो मुन्नी की जो माँ होती है वो बात कर रही होती है, कुंती होती है जो विष्णु की पड़ोसी होती है, वह दोनों बात कर रही होती है कि जो मुन्नी होती है वो शादी करने की योग्य हो चुकी होती है, उसके शादी के बारे में बात कर चल रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर जो प्रश्न है कि किस पाठ से उद्धृत है? किस पाठ से उद्धृत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। क्या है ये? कहाँ से है? ये भी हमारे तरह गरीब आदमी है, हंसते हुए मेरे अकेलापन से, सिपाही की माँ है, तिरिस है, शिक्षा, तो ये शिक्षा नहीं, तिरिस नहीं, हंसते हुए अकेलापन नहीं, ये सिपाही की माँ से ही लिया गया है। जब जो क्या होता है, जो सिपाही होता है वो मारने के लिए मानक को आता है, तो उसके जब वो उसके बाद जो उसका ही बेटा, विष्णु का जो बेटा होता है जो मानक, जब वो खड़ा होता है सिपाही को मारने के लिए, तो वो बोलता है कि छोड़ दो इसे, ये भी हमारे तरह गरीब आदमी है, इसके घर में बीवी बच्चे हैं, इस प्रकार से वो बोलते हैं विष्णु। अब चलिए आगे बढ़िए, आगे आ जाइए फटाफट से अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न देखिए कितना नंबर है? 39 नंबर कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? देखिए मृत्यु को भी सुंदर कहा है भगत सिंह ने, कितने महानता वाली बात कही है। देखिए भगत सिंह मानते थे कि मरना तो सभी को है ही, लेकिन कुछ जो देश के लिए मर रहा है, वो किसी काम के लिए मर रहा है, तो वो आपका सबसे सुंदर मृत्यु, सबसे बेहतरीन मृत्यु उसको हम मानते हैं। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो देश सेवा के लिए दी गई फांसी होती है उसको भगत सिंह मानते हैं कि सबसे ये सुंदर मृत्यु है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया है भगत सिंह। और भगत सिंह जो किसकी जो फोटो थे जो जेब में घूमते थे, तो ये तो सराभा, सराभा का जो फोटो थे वह जेल में घूमते थे। और सराभा जब मृत्यु हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रभाव भगत सिंह के ऊपर पड़ा था। उसके बाद वो क्रांतिकारी हुए, तो और अंग्रेजों की वाट लगा दी उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर से किसने लिखा है? किसने? देखिए 40वां प्रश्न क्या करा है, इसको पहले पढ़िए अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़िए। किसने लिखा है? कितने क्रूर समाज में रह रहे हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो का लिया गया है जूठन पाठ से। उसमें क्या होता है कि सब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब जो छोटे होते हैं उनको सब जूठा खाना खिला दिया जाता था। क्या? जूठा, यानी कि वो उनको ऐसा नहीं था, उतने हिंसा से दिखाया जाता कि अरे तो भिखारी है, जूठा खाने वाला है, इनको कहा औकात है कि ये अपने से खाना खाए, कुछ अच्छा खाना खाए, यानी को अच्छा नहीं था। वो भी जूठा नहीं, कभी नसीब होता था कभी नहीं होता था, ऐसा इनका जिंदगी है। ऐसे आपको समझ लीजिए हम लोगों का ठीक ही है इनसे, क्योंकि ये जूठा इनको खाने के लिए मिला। आपके ज़माने में जूठा कोई खाएगा? खा ही नहीं सकता।
इतना अच्छा खाना वो भी नहीं खा सकता। रामधारी सिंह ये लिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो चैप्टर लिखे हुए हैं जूठन, जूठन लिखे हुए वो वहाँ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर। अब आगे है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा जो अकेलापन है ये किस विधा की रचना है? डायरी साहित्य है, कहानी संग्रह साहित्य है, यात्रा साहित्य या फिर व्यंग साहित्य है? तो ये हंसते हुए जो मेरा अकेलापन है ये एक डायरी है। क्या है ये? डायरी है। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि हर इसमें देखेंगे तो आपको साल भी लिखा हुआ है, यानी बहुत पहले का लिखा हुआ है उसमें, इसी को हम डायरी बोलते हैं। जो दिन के हर कुछ अच्छे जो आपको एक्सपीरियंस है या फिर जो आपको अच्छा घटना घटा या फिर कुछ खास चीज़ को उसमें लिखा जाता है। इसमें जो डेट होता है लिख दिया जाता है, जो भी आपके साथ जो भी घटना घटी है या फिर जो खुशी मिली है, इसमें जो खास 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 चीज़ होगा उसको ही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न पर। उदय प्रकाश की कहानी कौन है? उदय, उदय प्रकाश की कहानी कौन है? दरियाई घोड़ा, तीर और अंत में प्रार्थना। दरियाई घोड़ा, तीर और अंत में प्रार्थना, इसमें क्या हो जाएगा? या फिर पॉल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तरेय का दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास मेघाशील। तो क्या होगा? ये सभी तो उदय प्रकाश की रचना है ना। ये सभी जो हम बताए सभी उपयुक्त सभी ये सभी है उदय प्रकाश की रचना है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। ये देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन इसका दिया है, डी वाला ऑप्शन में भी यहाँ पे दे रखा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न पर आइए। 43वां प्रश्न जो है, 43वां प्रश्न में कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? बताइए जल्दी से। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 11 मई 1894 को, 12 मई 1895 को, 13 मई 1896 को या फिर 14 मई 1897 को? जे कृष्णमूर्ति जिन्होंने कौन से चैप्टर को लिखा हुआ? तो ये शिक्षा पाठ को लिखे हुए हैं। शिक्षा पाठ को, कौन से चैप्टर को? शिक्षा पाठ को ये लिखे हुए हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो कब हुआ था? तो इनका जन्म चलिए बताते हैं। जन्म जो हुआ था इनका 12 मई 1895 को हुआ था। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वां प्रश्न के हमारे क्या है? हमारे विद्यालय से प्रचार्य आ रहे हैं, ये पदबंध है। कैसा पदबंध है? हमारे विद्यालय से जो प्रचार्य है वो आ रहे हैं। विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या फिर क्रिया पदबंध है? तो हमारे विद्यालय जो प्रचार्य जो आ रहे हैं ये आपका संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध, पदबंध जो होते हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं। सभी हम आपको जो हिंदी ग्रामर जो है, आपका ग्रामर, आपका ये जो ग्रामर है इसका प्लेलिस्ट का लिंक है जो आपको मिल जाएगा हमारे तरफ जाएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा उस पर आपको देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अब है आपका 45वां प्रश्न। 45वां पर, जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द है। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोइन बोलते हैं, हीरो बोलते हैं, उसको कोई अभिनय बोलता है हिंदी में। यानी जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द है अभिनेत्री। यानी अभिनेत्री को इंग्लिश में हम बोलते हैं हीरोइन। क्या बोलते हैं? हीरोइन भी इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। इस प्रकार से आपको हो जाएगा, आपका हीरोइन हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 46 नंबर जो प्रश्न, जो अपने क्या है, जो मापने में समर्थ हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जो मापने के लिए समर्थ हो, प्रतिमान कहेंगे, मानदेय कहेंगे, मापदंड कहेंगे या मानक कहेंगे? जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसे हम मापदंड कहेंगे। क्या कहेंगे? मापदंड। सी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। ये पर सही है। चलिए आगे बढ़िए, आगे आ जाइए फटाफट से। आगे देखिए अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर, जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत ही कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? जो बहुत कम जानता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा अल्पज्ञ, या फिर अज्ञ भी होता है तो वो भी आपका हो जाता है। और जो बहुत जानता है उसके लिए बहुज्ञ हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। अच्छा 48 नंबर जो प्रश्न, किस जिसके दो पद हैं, जो पद यानी पद किसे बोलते हैं? पाँव को। जिसके दो पद है उसके लिए एक शब्द है द्विपद हो जाएगा। ये पहले ही मिल गया आपका द्विपद, कटेगा ना, ये आपका यही हो जाएगा। आपका ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले इसको काट रहे थे, ए वाला इसका हो जाएगा त्रिपद, यानी 3 पद है। चतुर्पद जिसका 4 पद है, ध्रुपद यानी इसको द्विपद है, द्विपद हो जाएगा द्वि। देख सकते हैं यहाँ पे भी ए वाला ऑप्शन दिया रखा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे आगे आ जाइए फटाफट से। आगे देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर की प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द जो है वह कौन समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास? प्रतिदिन यानी रोज, प्रतिदिन शब्द में समास करें बात करें तो समास कौन हो जाएगा प्रतिदिन में? प्रतिदिन में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या? प्रतिदिन में कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न पर आइए फटाफट से। 50वां प्रश्न जो है
शुद्ध वाक्य है। तो वाक्य को भी शुद्ध करने का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। जो वाक्य को शुद्ध करने के लिए भी बोला जाता है तो क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहती थी, या उसके स्त्री नहीं है, या उसके बेटी नहीं है, या यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य या बात करने में किसी को संकोच नहीं होगा, उसके बेटी नहीं है, यानी उसकी बेटी होता है, उसकी बेटी नहीं है, उसके स्त्री नहीं है, उसकी स्त्री नहीं है, ये आपका शुद्ध वाक्य होता है। ये सब होता है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती, इसमें भी आपका यह अशुद्ध है। तो आप ये सभी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़िए। आते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। इसमें है कि महेश का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में बहुत लोचा होता है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी इसको क्या कर सकते हैं, आप संधि को बना सकते हैं। अब आइए सब संधि को छोड़िए, संधि को छोड़िए, संधि को पढ़ना, इसको तो आप बनाने का चीज़ होता है। ये देखिए पर जो सवाल है 57 नंबर। 57 नंबर में पुरातन में कौन उपसर्ग है, पुरातन में कौन उपसर्ग हो जाएगा, पू हो जाएगा, पूर हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगे, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में लगा। पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा, पुरातन, पू आप देखेंगे तो पू है, अब क्या आएगा आपका पू आ रहा है, तो यानी आपका ये वाला ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे जाइए फटाफट से, आगे आते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आपका 58वां प्रश्न के पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताइए। पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताइए। परी हो जाएगा, परे हो जाएगा, परे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पर्यवेक्षक में उपसर्ग पर्व क्या रहा है इसमें, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो इसमें आपको ए वाला ऑप्शन है पर्यवेक्षक, ये आपका ए वाला ऑप्शन जो होगा इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न पर। अब देखिए 59वां प्रश्न, निबंध में उपसर्ग बताइए। निबंध देखिए अब आता है, निबंध में उपसर्ग क्या होगा, निबंध, निबंध, निबंध का नी आ रहा है, क्या आ रहा है, नी आ रहा है। चलिए ए वाला ऑप्शन होगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंपल सी है। चलिए आगे बढ़िए, अब अगला प्रश्न बढ़ाइए। अगला प्रश्न 60 नंबर। इसमें अत्यंत में उपसर्ग बताइए। अत्यंत में उपसर्ग बताइए। देखिए प्रत्यय जो होता है, जो लास्ट में आप पढ़ेंगे तो जो लास्ट में आपको लग रहा है कि हाँ लास्ट में ये शब्द आ रहा है, वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। जो शुरू में आ रहा है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। अत्यंत में उपसर्ग बताइए, क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, अत्य हो जाएगा, अंत हो जाएगा, या फिर अत्यंत हो जाएगा। अत्यंत में जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका अति, अति अंत, यानी इस प्रकार से बोला जाता है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। 61वां प्रश्न है, जी जान कौन समास है। जी और जान, जी जान कौन समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, या तत्पुरुष समास। जी जान जो होगा वो एक एक शब्द अगर आ रहा है तो वह द्वंद्व समास है, आपका क्या है, द्वंद्व समास आ जा रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत है, द्वंद्व समास। जी है एक जी है और एक जान है। चलिए अब आगे बढ़िए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर अब आते हैं कि अगला प्रश्न क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है कि विद्याभ्यास का विग्रह क्या होगा। क्या है, विद्याभ्यास का विग्रह क्या होगा। अभ्यास वाली विद्या होगा, विद्या का अभ्यास होगा, रत्न विद्या होगा, या फिर अविद्या होगा। विद्याभ्यास का अगर विग्रह करेंगे तो इसका होगा क्या, एक विधा का अभ्यास हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए भर पेट में कौन सा समास हो जाएगा। भर पेट यानी पूरा पेट आपका भरा हुआ है, भर पेट में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अव्यविभाव है, कर्मधारय है, दीर्घु है। भर पेट में कौन सा समास हो जाएगा, भर पेट में आपका हो जाता है ये अव्यविभाव समास, यानी कि पेट तो भरा हुआ है लेकिन भर पेट कुछ आपको आगे से जो जुड़ जाए तो आपका अवयव जुड़ जाए उसको हम अव्यविभाव समास कहेंगे, या फिर जिसमें उपसर्ग लगा हो उससे हम क्या कहेंगे, अव्यविभाव समास कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ये सब सवाल होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। चंद्रशेखर में समास है, चंद्रशेखर में क्या कौन सा समास लगेगा, ये देखिए चंद्रशेखर में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, या दीर्घु। चंद्रशेखर में कौन समास हो जाएगा, यानी चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी कि वो भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, चंद्रशेखर में का बहुव्रीहि समास होगा। जैसे आपको बोला जाए गजानन, नहीं एक और होता है जैसे आपका लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी कि वो गणेश जी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो गणेश जी का हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास, यानी कोई ऐसा शब्द जो कि दूसरे अपने मालिक की तरफ इशारा कर, इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो हो जाएगा आपका वो, उसे आप बहुव्रीहि समास करेंगे। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 65वां प्रश्न समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण क्या होगा, सामाजिक होगा, या फिर भी सामाजिक होगा, या समाज योग्य होगा, या फिर असामाजिक होगा। समाज का विशेषण क्या होगा, समाज का विशेषण सामाजिक होता है, समाज का विशेषण सामाजिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न है 66 नंबर, और इसमें कि सुवर्ण का विशेषण है। सुवर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा,
स्वर्णाभ हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा, स्वर्णकार हो जाएगा या फिर स्वर्ण हो जाएगा। स्वर्ण का जो अगर विशेषण की बात करें तो आपका स्वर्णिम हो जाएगा। स्वर्ण है तो थोड़ा उसको विशेषण तो बिगड़ा रुपया हो जाता है, इसलिए आपका वो स्वर्णिम हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। परिणाम बोधक विशेषण कौन है? परिमाण वादक विशेषण कौन होता है? विशेषण में भी प्रश्न आते हैं, जाहिर सी बात है। परिमाण वादक विशेषण कौन है? लाल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बहुत सा हो जाएगा, तो ऐसा आदमी नहीं देगा। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण, तो ये हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण जो होगा बहुत सा हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न 68 नंबर, और इसमें सभा कौन लिंग है? सभा जो है आपका वह कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है या फिर कोई नहीं? सभा जो होता है वो सभा बुलाई जाती है, तो ये क्या हो? सभा बुलाई जाती है ना, वो ये आपका स्त्रीलिंग है, सभा बुलाई जाती है, ये वाला ऑप्शन। इसको आप देखिए, और स्त्रीलिंग में पहचाने का सिंपल जो तरीका है वो आपको वाक्य में इसको परिवर्तन करके देखिए। अगर वाक्य हुआ स्त्रीलिंग में अच्छा लग रहा है तो आपका स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग में अच्छा लग रहा है तो वो आपका पुल्लिंग होगा। जाहिर सी बात है, इस प्रकार से आप स्त्रीलिंग को और लिंग कौन सा है वो पहचान सकते हैं। मिठास कौन लिंग है? मिठास कौन लिंग है? मिठास जो होता है वो क्या होता है? मिठास जो होता है वो आपका खरीदी जाती है, मिठाई खरीदी जाती है, इस प्रकार से आप बोलते हैं ना वाक्य में, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न पर। अब आ जाइए 97वां प्रश्न। 97वां प्रश्न की पुस्तक का लिंग निर्णय कर। देखिए आपको लिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका संधि वाला होता है, इसको बहुत ही आपको ध्यान से बनाना होगा, नहीं तो आप इसको गलती कर सकते हैं। पुस्तक का लिंग निर्णय करें। पुस्तक में क्या होगा? उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। पुस्तक का जो लिंग निर्णय करने का आपका पुस्तक जो होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या? पुस्तक आपका स्त्रीलिंग। जैसे बहुत सारे रूल होते हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। ये देखिए 71वां प्रश्न की, इनमें से प्रेम के पीर के कवि है। इनमें से कौन है जो प्रेम के पीर के कवि है? जायसी है, नावादास है, सूरदास है या फिर कबीरदास है? तो कौन है बताइए, कमेंट करके बताना है कि इसे आप जानते हैं उत्तर, और का वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इनमें कौन है जो प्रेम के पीर के कवि है। तो जायसी जो है, जिसको हम कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, इनको हम शॉर्ट में जायसी कहते हैं। और कौन से चैप्टर को, और ये कहाँ के रहने वाले थे, हमें ये भी आपको बताएंगे कि रहने कहाँ के वाले थे। तो ये रहने वाले थे कहाँ के? तो ये रहने वाले थे आपका अमेठी के, आपका जायस कब्र अमेठी। और जायसी के इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जायस कराने वाले थे, इसीलिए जायस कराने वाले थे, इसलिए इनको जायसी भी कहा जाता था। और ये क्या था? ये थोड़ा कुरूप थे, इनका चेहरा अच्छा नहीं था, लेकिन ये बातें बहुत अच्छा करते थे। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ये भी बता दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो आप ये भी समझ गए। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए कि अगला प्रश्न है 72 नंबर। 72वां प्रश्न, जायसी की भाषा कौन सी थी? जायसी की जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी? उनकी कौन सी भाषा थी? अवधी थी, अपभ्रंश थी, प्राकृत थी या फिर पली थी? तो जायसी की भाषा थी वो अवधी भाषा थी। जायसी अवधी भाषा में बात करते थे, उनकी जो भाषा थी वो अवधी थी, याद रखिएगा। आइए अब अगला प्रश्न पर 73 नंबर प्रश्न के, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? सूरदास सेवा किन कवियों के मध्य जो किन कवियों के बीच में जो है वह श्रेष्ठ माने जाते हैं? तुलसीदास के बीच में, वल्लभाचार्य के पृष्टिमार्ग भक्ति में, अष्टजाप के ठान कवियों के मध्य में, या कबीरदास के मध्य में, या फिर मीरा बाई के मध्य में? सूरदास किन कवियों के मध्य में श्रेष्ठ माने जाते हैं? सूरदास जो है किन कवियों के माने जाते हैं? तो आपको बी वाला ऑप्शन, यानी कि वल्लभाचार्य के पृष्टिमार्गी यानी अष्टजाप के 8 कवियों के मध्य में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो बढ़िए अब अगला प्रश्न पर आइए। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखते हैं। ये 74वां प्रश्न है, सूरदास किस काल के थे? क्या है इसमें प्रश्न में? देखिए कि सूरदास किस काल के थे। देखिए आप बता रहे जितने भी ये दास वाले होंगे, चाहे सूरदास हो, नावदास हो, कबीरदास हो, जितना भी दास वाले हो वो आपका भक्ति काल के हैं, वो आपका भक्ति काल के। आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको हमेशा काम आएगा। एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन है, बताइए कौन है भक्ति काल के, कौन किस काल के। तो जो जितने भी आपका दास वाले होंगे, सूरदास, नावदास, कबीरदास, जितने भी दास वाले सभी के सभी भक्ति काल के। तो क्या हो जाएगा? सूरदास किस काल के थे? तो ये हमेशा भक्ति काल के थे, भक्ति काल के। इसमें पूछा जाए क्या सूरदास के बारे में पूछा जाता है, इसमें भक्ति काल दिया नहीं है तब वह मध्यकाल ही हो जाएगा। क्योंकि भक्ति काल दिया होता है वह भक्ति काल होता है, भक्ति काल नहीं है तो आपको तो कन्फ्यूजन होगा, जिसमें आपको मध्यकाल हो जाएगा। 75वां प्रश्न देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म जो होता है वो कब हुआ था? 1542 में, 1543 में, 1544 में, फिर 1545 में। तो उनका जन्म जो हुआ था वह 1500 आपका देखिए 1583 में हुआ था, 1583 में। ये आपको याद कर रखना है, आपको बता नहीं रहा था, अभी इसको पता था लेकिन ये बता नहीं रहा था। एंड तुलसीदास के जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताइए?
और हम जो सवाल पूछ रहे हैं कमेंट में आपको बताते चलना है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में हुआ था। अब बढ़े अगला प्रश्न पर, तो आइए आपका देखिए 66 नंबर प्रश्न है, 76 नंबर की। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो तुलसीदास का जो मूल है वह है पर कृष्ण बोला नहीं, सीता बोला नहीं, उनका मूल नाम राम बोला है। तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला है। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी का बच्चों का नाम था बाउल था। इस प्रकार से जो हंसों में अकेलापन का जो लेखक है उनका नाम भरत जी श्रीवास्तव है। ऐसे तो उनको मलय कहा जाता है। सबका जो कुछ न कुछ अलग तरीके का नाम होता ही होता है। तो अब आइए अगला प्रश्न पर 77 नंबर। किसने कहा, देखिए इसमें क्या कहा है कि किसने कहा है भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी जाए? नाभादास ने कहा है, सूरदास ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है, या फिर मीराबाई ने कहा है? किसने कहा है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए? तो ये भी आपका लिया गया है नाभादास से ही। नाभादास का जो पोएम है आपका छप्पे नाम से है। जो छप्पा कैसे कहते हैं? जो 6 पंक्तियों का होता है उसे हम छप्पे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आ जाइए अगला प्रश्न पर 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित हैं? भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? 201 भक्तों का चरित्र, 202 भक्तों का चरित्र, 203 भक्तों का चरित्र, 200 भक्त का चरित्र। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? भक्तमाल में है जो है आपका ये 200 चरित्र वर्णित है। भक्तमाल में 200 चरित्र जो है वर्णित है। आगे बढ़िए आपका देखिए 79 नंबर प्रश्न, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल जो दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जल्दी बताइए। ये सब सवाल है, ये बीबीआई प्रश्न है, याद रखेंगे इसको आप। क्या होगा? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जायसी, भूषण, नाभादास, आखिर क्या हो जाएगा इनमें से? छत्रसाल दशक के रचनाकार की बात करें तो छत्रसाल दशक के रचनाकार ये भूषण हो जाएंगे, भूषण। और ये भूषण एक और चैप्टर लिखे हुए है जिसका नाम है कवित्त, जिसमें छत्रसाल और वीर शिवाजी के बारे में चर्चा किए होते हैं कि उनका जो तलवार है वह कैसे दुश्मनों का संहार करता है। कुछ इस प्रकार से वे इसमें बात किए होते हैं। तो अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न देखिए इसको क्या है, 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि भूषण की कविता में भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बताइए। भूषण की जो कविता है इसमें कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है, श्रृंगार रस, भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं। भूषण की कविता में जो कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता जो होती है उसमें ये आपका वीर रस पाया जाता है। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न पूछता है? तो कवि है वो आपका जो प्यारे नन्हे बेटे, कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। वह प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न पूछता है? तो लिखना कैसे? बताओ आसपास कहाँ कहाँ हीरा है, या बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ सोना है, या बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, या बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लकड़ी है। तो ये सवाल पूछता है ऑप्शन नंबर सी कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ जो है वह लोहा है। तो कवि जो प्यारे नन्हे बेटे को जो यही प्रश्न पूछा था, और ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बीबीआई है जो कि अब पूछे जा रहे हैं। तो अब आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? अब आ जाइए अगला प्रश्न है कितना नंबर? 82 नंबर। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? कवि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश में, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, या फिर लम्ही उत्तर प्रदेश में। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म वो कहाँ हुआ था? बताइए। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव छत्तीसगढ़, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये 83 नंबर प्रश्न कि गांधी जी की झोपड़ी को क्या है इसमें पढ़िए। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया जाता था। डैश ने जला दिया था। गांधी जी की जो झोपड़ी थी किसने जला दिया था? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब कर्मचारियों ने, या फिर छात्रों ने? तो गांधी जी का जो झोपड़ी था ना उसको हम ये एमन क्या है इसमें एमन साहब को जो कर्मचारी थे वो जला दिए थे। यानी सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए आपका आंसर में क्या है? सी वाला ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आगे।